वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी वीडियो सीरीज चल रही है प्रीलिम्स 2023 के लिए, जो कि 14 मई को होने वाला है। और इस सीरीज के अंतर्गत हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं जिनकी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। साथ में यहाँ पर यूपी पीएससी और यूपीएससी दोनों ही एग्जाम्स में जो उन टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी रखा गया है ताकि आपको आइडिया हो सके कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ में कई बार वैसे ही क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एंड हमारी ये सीरीज़ जो है ये बाइलिंगुअल है। अगर आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं और यूपी पीसीएस की कंप्लीट तैयारी करने के लिए जो पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इसको ज्वाइन कर आप सारा अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में एचसीएस, बीपीएससी और यूकेपीएससी के लिए भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं और सभी से संबंधित आपको जानकारी इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो तुरंत इन नंबर्स पर कॉल कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स ईजिली अवेलेबल होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं अपने आज के टॉपिक्स। क्या हैं आज के टॉपिक्स हमारे? तो आज हम पॉलिटी के टॉपिक्स देखेंगे कुछ। सबसे पहला जो पॉलिटी का टॉपिक है वो है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अगर आपने पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कुछ अगर हमें पॉइंट्स इसके बारे में पता होंगे तो यदि इससे क्वेश्चन बनता है तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले 1858 में महालेखागार का कार्यालय जो था उसको स्थापित किया गया था। आगे चलकर हम देखते हैं कि 1884 में इसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नामित किया गया, यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो आया था, इसमें इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिलता है? जब कोई भी बॉडी, किसी भी इंस्टीट्यूशन का निर्माण किसी एक्ट के माध्यम से किया जाता है। तो इस एक्ट के माध्यम से इसको कौन सा अधिकार दे दिया गया, कौन सा दर्जा दे दिया गया? वैधानिक दर्जा। उसके बाद हम देखते हैं इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के रूप में इसको हम आर्टिकल 148 में देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स 148 से लेकर 151 तक हम जिक्र देखते हैं किसका? कैग का, यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। तो जो 148वां आर्टिकल है उसमें इसको एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के रूप में स्टैब्लिश करने की बात की गई है। उसके बाद क्या पॉइंट्स हैं? तो 148 आर्टिकल में ही कहा गया है कि इनका अपॉइंटमेंट होगा, ओथ और कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होंगी उसके बारे में विस्तृत जानकारी है। आर्टिकल 149 क्या कहता है कि ड्यूटीज और पावर्स क्या होंगी, क्या की, यानी कि इनके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। और जो कैग है इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। किसको सबमिट करनी होती है? प्रेसिडेंट को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैग अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को और आगे चलकर प्रेसिडेंट के द्वारा ही इसको जो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है। फिर देखते हैं ये जो कैग है इनकी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ड्यूटीज के लिए भी एक एक्ट बनाया गया था आगे चलकर, और उसी के माध्यम से इनको पावर्स दी गई थी। वो कौन सा एक्ट था? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 का, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971। ठीक है, तो इसी में सारी डिटेल दी गई थी और इसी के अंतर्गत लेखांकन और लेखा परीक्षा से संबंधित जो इसके कर्तव्य हैं उसके लिए इसको उत्तरदायी बनाया गया था।
तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलकर 1976 में जो अकाउंटिंग फंक्शंस थे, यानी कि जो लेखांकन से संबंधित जो कार्य थे, वो इसके द्वारा छोड़ दिए गए थे। और एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, इंडियन अकाउंट और ऑडिट डिपार्टमेंट को हेड कौन करता है? कैग के द्वारा किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन में हमको कंफ्यूज किया जा सकता है कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं शायद वो इसको हेड करते हो, नहीं, उसको हेड कौन करेंगे? कैग करेंगे। और साथ में इसको कंसिडर किया जाता है चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, यानी कि सार्वजनिक पर्स का मुख्य संरक्षक भी कैग को माना जाता है। अब इनसे संबंधित हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में ये सुनिश्चित करने के अलावा कि सार्वजनिक धन का कुशलतापूर्वक और इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है, जो इसका मेन काम होता है, तो इसके अलावा जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इसका जो कार्यालय है उसका क्या महत्व है? तो अब हमको बताना है कि ये तो इनका एक काम होता ही है, क्वेश्चन में ही बता दिया गया है, और इसके अलावा क्या कार्य है। तो पॉइंट्स देख लेते हैं। ये संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखते हैं, और कब रखते हैं? जब भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल या फिर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। ये पहला बताया गया है। दूसरे में कहा गया है मंत्रालयों के द्वारा परियोजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन पर इनकी रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की जाती है। तीसरे में कहा गया है इनकी रिपोर्ट से मिली जानकारी का उपयोग जो है वो जांच एजेंसियों द्वारा उन लोगों के खिलाफ आरोप लगाने के लिए किया जा सकता है जिन्होंने सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन करते हुए कानून का उल्लंघन किया हो। तो इसमें कौन सा पॉइंट हो जाएगा? क्या महत्व है इनका, इनकी पोस्ट का? क्या आंसर होगा यहाँ पर? तो एक और पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। सरकारी कंपनियों के ऑडिट और अकाउंटिंग से निपटने के दौरान इनके पास कानून का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए कुछ न्यायिक शक्तियां होती हैं। देखिए, जिनको ये वर्ड्स डिफिकल्ट लग रहे हो वो इंग्लिश में रीड कर सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले एक बार ऑप्शंस देख लीजिए। पहले में दिया हुआ है केवल 1, 3 और 4, बी है केवल 2, सी हो जाएगा केवल 2, 3 और 1, 2, 3, 4 डी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चौथा क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर पूरा सेंटेंस हम फिर से पढ़ते हैं। सरकारी कंपनियों के ऑडिट और अकाउंटिंग से निपटने के दौरान इनके पास कानून का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए कुछ न्यायिक शक्तियां होती हैं। तो ऐसी कोई भी शक्ति इनके पास नहीं होती है। फिर ऊपर देखते हैं एक बार, ये संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। जब भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल या वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके पास ऐसी कोई भी पावर नहीं होती है। लेकिन बाकी के ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये बिल्कुल सही है। देखिए, जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं इनसे भी पॉइंट्स निकल कर जो आ रहे हैं इनको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्या क्वेश्चन है? अब कहा गया है कि इनमें से कौन सा कार्य है जो कि कैग के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है, यानी कि कौन सा कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है इनके द्वारा नहीं किया जाता है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन है भारत की संचित निधि से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा और रिपोर्ट देना। आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों से सभी व्यय पर लेखा परीक्षा और रिपोर्ट देना। सभी व्यापार, निर्माण और लाभ और हानि जो खाते हैं इन पर लेखा परीक्षा की रिपोर्ट देना। चौथा है सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में दर्ज है। तो देखिए, आपको यहाँ पर आंसर दिख गया होगा, ऑप्शन डी है। ठीक है, तो ये कार्य नहीं है, बाकी ये सारे कार्य कैग के होते हैं। तो आंसर यहाँ पर डी है। फिर अगला प्रश्न क्या है? ऑडिट रिपोर्ट जो होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, इसको एग्जामिन किसके द्वारा किया जाता है? एक समिति है, तो इन समितियों में से वो समिति है जो इसकी रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सी समिति है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। साथ में ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ये सबसे पहली बार बनाई गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद 1921 में। ठीक है, और बाद में इसको इंडिपेंडेंस के बाद 1950 के बाद बनाया गया था।
ठीक है, तो इन कमिटीज को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस फिलहाल ये याद रखिएगा कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को कौन एग्जामिन करता है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर हमारा। उसके बाद जो अगला यूपीपीसीएस के फेवरेट टॉपिक्स में से टॉपिक है वो है सरकारिया कमीशन। इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इसको सेटअप क्यों किया गया था? 1983 में किया गया था। और क्यों किया गया था? सेंटर स्टेट रिलेशंस के संबंध में इसको सेटअप किया गया था। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि इसका संबंध किससे है, तो सेंटर स्टेट रिलेशंस से ये संबंधित है। 1983 में स्थापित की गई थी और हेड किसके द्वारा किया गया था? आर.एस. सरकारिया के द्वारा। इस कमेटी के बाकी अन्य सदस्य कौन कौन थे? श्री बी शिवारमन और डॉक्टर एस.आर. सेन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इसके मेंबर्स कौन कौन थे। तो बाकी अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट कमेटी पढ़ रहे हो तो उसके जो मेंबर्स हों तो उनके भी एक बार नाम देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इसने फाइनल अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो 1987 में सबमिट की थी। उसके बाद इसने जो रिकमेंडेशंस दी थी, कोई भी अगर कमेटी निर्मित होती है तो वो कोई ना कोई अपने सुझाव देती है। तो इसने जो सुझाव दिए थे उनकी संख्या कितनी थी? 247। और इसने एक जो इसका इंपॉर्टेंट सुझाव था, इसने कहा था कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल स्टैब्लिश कर देनी चाहिए आर्टिकल 263 के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत प्रावधान है एक इंटर स्टेट काउंसिल का। तो इसके कहने पर ही आगे चलकर एक परमानेंट अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई थी। फिर देखते हैं, हम इसको भी अभी देखेंगे आगे। फिर हम देखते हैं पुंछी कमीशन। पुंछी कमीशन क्या है? इसका संबंध भी सेंटर स्टेट रिलेशन से ही है, यानी कि केंद्र और राज्य के संबंधों से ही ये जो आयोग है वो संबंधित है। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? इसको बनाया गया था 2007 में कि ये रिव्यू करे जो भी उस समय के एग्जिस्टिंग सेंटर स्टेट रिलेशंस थे वो। तो ऐसा सेंटर स्टेट रिलेशंस पर बनने वाला ये दूसरा कमीशन था। पहला कमीशन हम देख चुके हैं, सरकारिया कमीशन। इसको हेड किसने किया था? मदन मोहन पुंछी के द्वारा इसको हेड किया गया था और इसने फाइनली अपनी रिपोर्ट दी थी 2010 में। इनके कितने सिफारिशें थी, कितने रिकमेंडेशंस थे? तो इनकी रिकमेंडेशंस की संख्या 310 थी। उसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न है इन दोनों कमीशन से वो देख लेते हैं। क्या कहा गया है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ सरकारिया कमीशन? देखिए, यही मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वी शंकर, के हनुमंथिया, डॉक्टर एस.आर. सेन, ओ.वी. अलगेसन। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एस.आर. सेन जो थे वो सरकारिया आयोग के सदस्य थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहा गया है विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशंस ऑफ सरकारिया कमिटी रिलेटेड? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्या आंसर होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेंटर स्टेट रिलेशंस। वही चीजें हिंदी में दी हुई है। राजस्व का वितरण, राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य, संसद की सदस्यता, केंद्र राज्य संबंध। तो आंसर आपको पता है, ऑप्शन डी होगा। डी आंसर इसका होगा। उसके बाद हम आते हैं, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है इंटर स्टेट काउंसिल। एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल की सिफारिश किसने की थी? सरकारिया कमीशन ने की थी। तो इसके रिकमेंडेशन के बाद हम आर्टिकल 263 के अंतर्गत एक परमानेंट स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल का निर्माण देखते हैं। और ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत स्टैब्लिश की गई थी, ये याद रखिएगा। तो जब उसने रिकमेंड कर दिया 1987 में अपनी रिपोर्ट में, तो हम देखते हैं कि आगे चलकर इसको स्टैब्लिश किया गया एक परमानेंट बॉडी के रूप में मई 1990 में। और ये इसका जो नेचर रखा गया वो रिकमेंडेटरी रखा गया कि ये जो काउंसिल होगी तो ये लोग जब आपस में मिलेंगे, कौन इसके मेंबर्स होंगे वो भी हम अभी देख रहे हैं। तो ये लोग जो मिलेंगे और उसके बाद जो भी ये सिफारिश करेंगे वो एक रिकमेंडरी नेचर का होगा और उसको ऐसा नहीं होगा कि मानने के लिए बाध्य हो सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो। और साथ में ये जो भी कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगी, ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद ये भी इसमें कहा गया था कि ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है ये कम से कम वर्ष में 3 बार मिलेगी
और इसके जो चेयरमैन हैं वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। चेयरमैन कौन होंगे इंटर स्टेट काउंसिल के? याद रखिएगा, हमारे प्रधानमंत्री। और बाकी जो अन्य सदस्य होंगे इस काउंसिल में वो कौन कौन होंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले हो जाएंगे चीफ मिनिस्टर्स। सभी स्टेट्स और जो भी यूनियन टेरिटरीज जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां के जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे वो शामिल होंगे। गवर्नर शामिल होंगे ऐसी स्टेट्स के जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा हो। 6 मिनिस्टर्स जो कैबिनेट रैंक के होंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, जिनको प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो इसके जो मेंबर्स हैं वो हमको याद रखने हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और बाकी चेयरमैन भी याद रखिएगा। देन एक और पॉइंट आता है जोनल काउंसिल का। तो जोनल काउंसिल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो आप ये बताइएगा कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। जो जोनल काउंसिल है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो किसी एक्ट के माध्यम से स्टैब्लिश की जाए। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, इसके अंतर्गत क्षेत्रीय परिषद स्थापित की गई थी। इसका एम क्या था कि इंटर स्टेट जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन है इसको बढ़ाया जाए, यानी कि जो अंतर्राज्यीय सहयोग और समन्वय है उसको प्रोत्साहित किया जाए। जो हमारा इंटर स्टेट काउंसिल था, इंटर स्टेट काउंसिल, और ये हमारा जोनल काउंसिल, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें सारे राज्य और स्टेट्स आ गई थी और यूनियन गवर्नमेंट थी। यहाँ पर जोन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जो नॉर्थ के होंगे वो एक ग्रुप में हो जाएंगे और जो वेस्ट के होंगे, ईस्ट के होंगे, वो अलग अलग ग्रुप में हो जाएंगे। तो ये एक तरह से छोटे छोटे ग्रुप्स में, जोन्स में बटी हुई काउंसिल होगी। और यहाँ पर प्रयास यहाँ पर भी क्या किया गया कि जो भी इंटर स्टेट कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, उसको बढ़ावा दिया जाए। और इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार किसके द्वारा कहा गया था, किसके द्वारा बताया गया था? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका अपना सेक्रेटेरिएट भी होता है, राइट। उसके बाद देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। तो कितने जोनल काउंसिल्स हैं? अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि कितने जोनल काउंसिल्स हैं, तो 5 जोनल काउंसिल्स हैं। कौन कौन से? एक नॉर्थ का, एक सेंट्रल, एक ईस्टर्न, एक वेस्टर्न और एक सदर्न। अब आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट का भी एक काउंसिल है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का जोनल काउंसिल है इसको बनाया गया था एक सेपरेट एक्ट के द्वारा 1971 में। ठीक है, एक 1971 में एक एक्ट लाया गया था और उसके अंतर्गत नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल का निर्माण किया गया था। और जो चेयरमैन होते हैं प्रत्येक काउंसिल के, वो कौन होंगे? यूनियन होम मिनिस्टर। और आईएससी यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन कौन होंगे? प्रधानमंत्री। उसके बाद इनसे संबंधित अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंटर स्टेट काउंसिल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद के गठन के लिए अधिकृत है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर प्राइम मिनिस्टर। यहां हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल को। याद रखिएगा इस पॉइंट को, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस निकाय का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है? तो अगर किसी भी बॉडी का उल्लेख संविधान में किया गया है तो वो हमारी संवैधानिक बॉडी हो जाएगी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन जिसका उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में और उसको बाद में एक एक्ट के माध्यम से लाया गया है तो वो बॉडी हो जाती है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सी बॉडी ऐसी है जिसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो पहला क्या दिया हुआ है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, फिर प्लानिंग कमीशन और उसके बाद जोनल काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और फिर क्षेत्रीय परिषद। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। 1 और 2, केवल 2, फिर सी में लिखा हुआ है 1 और 3 और डी में है 1, 2 और 3। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये जो तीनों ही बॉडीज हैं ये हमारी संविधान में इनका कोई भी उल्लेख नहीं है। देखिए, जो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 6 अगस्त
1952 को। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को कब स्थापित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा इसकी डेट को। तो जब इनिशियली जब 5 ईयर प्लान्स लाने शुरू किए गए थे उसी टाइम पर आगे चलकर जब लॉन्च किया गया पहला 5 ईयर प्लान, तो उसके बाद इसको लाया गया था ताकि एक मंच प्रोवाइड हो सके जिसमें जितने भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं और जो यूनियन गवर्नमेंट है इसके जो मिनिस्टर्स हैं वो आपस में बैठ सकें और क्या प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो 5 ईयर प्लान्स लाए जाने थे उसमें जो भी उनके सुझाव थे, जो भी उनकी बातें थी, उनको एक मंच प्रोवाइड किया गया कि वो डिस्कस कर सके। तो यही मेन रीज़न था कि इसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये हमने देख लिया है, इसकी डेट भी याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देन कहा गया है इस प्रश्न में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जोनल काउंसिल। इनमें से कौन सी एक क्षेत्रीय परिषद की विशेषता नहीं है। यहाँ पर ऑफ भी होगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। 5 जोनल काउंसिल्स हैं जिनको स्थापित किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत। हालांकि जो चंडीगढ़ है ये एक स्टेट नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंक्लूडेड है जोनल काउंसिल में। और ये एक तरह की कंसल्टेटिव बॉडी है, यानी कि परामर्शदात्री संस्था की केवल ये परामर्श देती है। इसके जो भी सुझाव है वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या आंसर होगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जोनल काउंसिल का। ए करेक्ट होगा, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ना ही ये किसी एक्ट के माध्यम से लाया गया था और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं स्वामी। आपको पता है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इनसे संबंधित कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में रही थी, तो इसको हम देख लेते हैं। वैसे ये लॉन्च की गई है नवंबर 2019 में, लेकिन रिसेंटली न्यूज़ में रही है, इसलिए हम इसको देखेंगे आज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा 780 पेजेस का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जो कि प्रीलिम्स 2023 के को फोकस में रखकर किया गया है, जो आपका 14 मई को होने वाला है। उसके लिए ये क्रैश कोर्स है स्पेसिफिकली, एंड इसको ज्वाइन कर आप डेफिनेटली अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए और इन गिवन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर बाकी डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट फंड है और इसका फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड। और ये एक सोशल इम्पैक्ट फंड है, स्पेसिफिकली फॉर्म किया गया है कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेस्ड और स्टॉल्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर तनावग्रस्त लिखा है इसको हटा लीजिएगा। जो भी रुकी हुई आवासीय परियोजनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए इसको लाया गया है। इस फंड को वित्त मंत्रालय और साथ में इसका प्रबंधन कौन कर रहा है, SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। वित्त पोषित किया जा रहा है वित्त मंत्रालय के द्वारा और स्पॉन्सर किया जा रहा है बेसिकली इसको वित्त मंत्रालय के द्वारा, और इसका प्रबंधन किया जा रहा है SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड के द्वारा। ये जस्ट एक पॉइंट है, याद रखिएगा। इसको लॉन्च किया गया है नवंबर 2019 में। ठीक है, नवंबर 2019 में, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। और अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों रही है, क्योंकि तो इसने क्या किया है, इसने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जो प्राथमिकता ऋण वित्त पोषण प्रदान करना है उसके उद्देश्य से 15,530 करोड़ रुपए जो है वो उससे अधिक जुटा लिए हैं। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। बाकी इसका फुल फॉर्म और इसका संबंध किससे है ये हमने देख लिया है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये भारत का लार्जेस्ट सोशल इम्पैक्ट फंड में से एक है। साथ में इसके लिए एक और एसेंशियल पॉइंट ये है कि जो भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स होंगे उनको रियल एस्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट एक्ट, यानी कि जो रेरा एक्ट है, उसके अंतर्गत उन प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर होना चाहिए। और उनमें अगर जो फंड्स हैं उनकी कमी पड़ रही होगी तभी इस फंड के द्वारा उसको फंड प्रोवाइड किया जाएगा और जो भी स्टॉल प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करने का प्रयास किया जा रहा है। और इससे बेनिफिट किसको होगा, जो भी लोग उसको खरीदने वाले हैं उन घरों को। तो इसके साथ हमने आज का ये करंट अफेयर का टॉपिक भी देख लिया है।
और ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।